हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो 300 क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, इस ये हमारा उसका सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में भी हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इसीलिए हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। तो ये जो 300 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसका एक पार्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा चुका है 100 प्रश्नों का, ये दूसरा है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा वीडियो आएगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो ऐसे आपके बहुत सारे जो हैं प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि जर्मनी में किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना की थी, किसने की थी? तो फ्रॉबल ने की थी, या डॉक्टर मेरिया मांटेसरी, सर सार्जेंट, या इनमें से किसी ने नहीं। तो फ्रॉबेल ने की थी। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 102 नंबर प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था शिक्षा की किसी राष्ट्रीय प्रणाली का अनिवार्य अंग है, या कथन किसका है? सर सार्जेंट का, कोठारी कमीशन का, मुदालियर आयोग का, इनमें से किसी का नहीं। तो किसका है? तो कोठारी कमीशन का ये कथन है। अगला प्रश्न है 103 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रारंभिक बाल देखरेख तथा शिक्षा को महत्वपूर्ण निवेश के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, यह किसने स्वीकार किया? मानव संसाधन विकास की नीति, कोठारी आयोग द्वारा, सर सार्जेंट रिपोर्ट में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें कहा गया? तो मानव संसाधन विकास की नीति में ये कहा गया। अगला प्रश्न है कि 104 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का अभाव, अभिभावकों की अज्ञानता, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा केंद्रों का अभाव, या आ व सा दोनों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, यानी आ व सा दोनों, जिनमें आ था प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, और सा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा केंद्रों का अभाव। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोखले ने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्राथमिक शिक्षा संबंधी अपना विधेयक प्रस्तुत किया। कब? मार्च 1910, मार्च 1911, मार्च 1912, या इनमें से कोई नहीं। तो कब किया था? तो मार्च 1911 में किया था। ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106 नंबर है कि 1993-94 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या थी, कितनी थी? 1,20,000, 5,72,923, या 1,55,700, या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी थी? तो 5,72,923 थी। 1993-94 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 5,72,923 थी। तो ये आप लोग याद रखना, इसको थोड़ा संख्या है, नंबर दिए हैं, ये नंबर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है प्राथमिक विद्यालयों का अभाव, भाषाओं का बाहुल्य, प्रेरणा का अभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा की जो प्रमुख समस्या है वो है प्राथमिक विद्यालयों का अभाव। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 108 नंबर क्वेश्चन है कि यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए। यह कथन कहाँ से लिया गया है? वर्धा योजना, कोठारी आयोग की रिपोर्ट, गोखले विधेयक, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। तो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है गोखले विधेयक से। ऑप्शन नंबर सा गोखले विधेयक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से अभिप्राय है विद्यालयों की सार्वभौमिक व्यवस्था, सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक गुणवत्ता, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त सभी, जिनमें विद्यालयों की सार्वभौमिक व्यवस्था, सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक गुणवत्ता शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 110 है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का लक्ष्य क्या है? कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना, या प्राथमिक विद्यालय में निश्चित मात्रा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, या प्राथमिक विद्यालयों में निश्चित भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, या प्राथमिक विद्यालयों में निश्चित भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का लक्ष्य था सभी प्राथमिक विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य था। आगे है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, या प्राथमिक शिक्षा का प्रभावी संचालन, या उपयुक्त सभी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य जो है वो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न दिया है कि अनिवार्य शिक्षा की एक निश्चित एवं स्थिर नीति का पालन करने का सुझाव दिया। राधाकृष्णन कमीशन ने, मुदालियर कमीशन ने, शिक्षा आयोग ने, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने।
तो किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने अनिवार्य शिक्षा की निश्चित एवं स्थिर नीति का पालन करने का सुझाव दिया था। अगला है क्वेश्चन की कार्य योजना 1992 में माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा सुधार के लिए सुझाव दिए। कौन से? सतत व्यापक मूल्यांकन को लागू करना, या शैक्षिक परीक्षण सेवा की स्थापना, टीवी का प्रयोग, आ व बा दोनों। किसको कौन सा सुझाव दिया? आ व बा। आ मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन को लागू करना, और बा मतलब शैक्षिक परीक्षण सेवा की स्थापना। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 114 नंबर प्रश्न है कि 1993-94 में भारत में माध्यमिक स्कूलों की संख्या थी कि 33,000 से अधिक, 88,000 से अधिक, 56,000 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 1993-94 में भारत में माध्यमिक स्कूलों की संख्या 88,000 से अधिक थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय खुला विद्यालय दिल्ली में स्थापित हुआ कब? 1979, 1993 में, 1986 में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो कब हुआ था? तो सन 1979 यानी कि 1979 में राष्ट्रीय खुला विद्यालय दिल्ली में स्थापित हुआ था। अगला है कि शिक्षा में व्यापक गुणात्मक सुधार लाने के लिए शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम शुरू किया गया कब? 1972 में, 1986 में, 1992 में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो कब लागू किया गया? तो 1972, यानी ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा में व्यापक गुणात्मक सुधार लाने के लिए शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम 1972 में शुरू किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर प्रश्न दिया है कि माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। 1993-94 में कितने साइंस किट दिए गए? 5,000 किट, 2,350 किट, 2,950 किट, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने किट दिए गए थे? 93-94 में 2,950 किट दिए गए थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मैथमेटिक्स ओलंपियाड भारत में कब से भाग ले रहा है? 1990 से, 1986 से, 1989 से, 1996 से। तो अंतर्राष्ट्रीय मैथमेटिक्स ओलंपियाड भारत में 1989 से 1989 से भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर है कि माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, क्या है? व्यावसायिक कोर्सों का अभाव, छात्र अनुशासनहीनता, शिक्षण व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा। आ व सा दोनों। आ मतलब व्यावसायिक कोर्सों का अभाव, सा मतलब शिक्षण व्यवसाय का राजनीतिकरण। ये माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 120 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में प्रशासन की दृष्टि से विद्यालय पाए जाते हैं कितने पर? कौन कौन से? केंद्रीय विद्यालय, राज्य विद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, या उपयुक्त सभी। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के लिए, राजकीय विश्वविद्यालय राज्य सरकार, और डीम्ड विश्व यूनिवर्सिटी ये होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या है कि भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं तो उपयुक्त सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 दिया है कि संगठन के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों को कितने भागों में या कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 2 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। तो हमने ये बात की अभी 3 वर्ग ये दिए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय ये शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है 122 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना 1986 में कितने स्वायत्त कॉलेज स्थापित करने पर परिकल्पना की गई? 400 कॉलेज, 600 कॉलेज, 500 कॉलेज, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने कॉलेज की स्थापना की परिकल्पना की गई? तो वो थी 500 कॉलेज, 500 कॉलेजेस की स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। अगला है 123 नंबर प्रश्न यह कि शैक्षिक स्टाफ कॉलेज ASC स्थापित किए गए इसके द्वारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, यानी UGC द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ASC स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कब? 1986 में, 1985 में, 1987 में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया वो 1985 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न दिया है कि
विश्वविद्यालयों की साहित्यिक परिषदों यानी एकेडमिक काउंसिल तथा कोर्टों में छात्रों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए, या किसका सुझाव था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, कोठारी कमीशन 1964-66 का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का। तो किसका ये सुझाव था? तो ये सुझाव था कोठारी कमीशन 1964 और 66 का। ये ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या है छात्र अनुशासनहीनता, शिक्षा का निम्न स्तर, छात्र संख्या में वृद्धि, या उपयुक्त सभी। तो उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्याएं उपयुक्त सभी समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, जिनमें छात्र अनुशासनहीनता, शिक्षा का निम्न स्तर और छात्र संख्या में वृद्धि शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 127 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 5 वर्षों में कम से कम एक बार मॉडल पाठ्यचर्या को अद्यतन यानी अप टू डेट बनाने का कार्य करे। यह सुझाव किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, कार्य योजना 1992 ने, कोठारी कमीशन 1964-66 ने, या इनमें से किसी ने नहीं। किसने दिया था? तो कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने दिया था। ऑप्शन नंबर सा कोठारी कमीशन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है सतत या अनवरत शिक्षा, शिक्षक या अध्यापक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आ व ब दोनों। तो कौन सा हो जाएगा? तो आ व ब दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, जिनमें आ शामिल है सतत या अनवरत शिक्षा और ब है शिक्षक या अध्यापक शिक्षा। ये इसका राइट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि का ज्ञान होता है। कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। यह कथन कहाँ से उद्धृत किया गया है? तो कहाँ से उद्धृत किया गया है? राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट से, कोठारी आयोग रिपोर्ट से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, इनमें से कोई नहीं। कहाँ से किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से ये कथन लिया गया। तो 129 का ऑप्शन नंबर सी ऐसा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिक्षक की सफलता मुख्यतः निर्भर करती थी किस पर? उसके प्रभावी प्रशिक्षण पर, उसकी शैक्षिक योग्यता पर, उसके ज्ञान चारित्रिक गुणों तथा धार्मिक निष्ठा पर, या उसके वंश पर। तो प्राचीन काल में शिक्षक की सफलता मुख्यतः निर्भर करती थी उसके ज्ञान चारित्रिक गुणों तथा धार्मिक निष्ठा पर निर्भर करती थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न दिया है कि मध्यकाल में शिक्षण व्यवसाय आधारित था वंश परंपरा पर, व्यक्ति की शिक्षण क्षमता पर, व्यक्ति के ज्ञान पर, या व्यक्ति की इच्छा अनुसार व्यवसाय चयन पर। तो मध्यकाल में शिक्षण व्यवसाय जो आधारित था वो था वंश परंपरा पर, ये आधारित था। 131 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 132 नंबर है कि भारत में औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ कब? वैदिक काल में, मुगल काल में, अंग्रेजी शासन काल में, या स्वतंत्रता के उपरांत? तो भारत में औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुआ वो अंग्रेजी काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सा अंग्रेजी काल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 133 नंबर दिया है कि सर्वप्रथम औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई मुस्लिम शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 134 134 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम बंबई में देशीय शिक्षा परिषद ने किस स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर, या विश्वविद्यालय स्तर? तो किसकी व्यवस्था की थी? तो वो प्राथमिक स्तर की थी। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? हंटर कमीशन ने, हरटॉन्ग समिति, स्टैनली घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र? तो किसने दिया था? तो वुड के घोषणा पत्र ने जो कहा था कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोला जाए, ये सुझाव उसने दिया था। अगला प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न है कि देश में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना का क्रम किसकी संस्तुति के बाद प्रारंभ हुआ? स्टैनली घोषणा पत्र, हरटॉन्ग समिति, भारतीय शिक्षा आयोग 1882, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा, किसके सुझाव पर? तो स्टैनली घोषणा पत्र के सुझाव पर
ये प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 137 नंबर प्रश्न है कि समाज में शिक्षा का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं तथा तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायक होता है। ये कथन किसका है? डॉक्टर डी एस कोठारी का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, आचार्य राममूर्ति का, या डॉक्टर सी डी देशमुख का। तो ये कथन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। क्या कहा इन्होंने कि समाज में शिक्षक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं तथा तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 138 नंबर प्रश्न है कि सेवाकालीन शिक्षा का संगठन एवं उसके नियोजन का दायित्व शिक्षा संकुलों को सौंपा जाना चाहिए। यह सुझाव किसका है? राधाकृष्णन आयोग 1948-49, कोठारी आयोग 1964-66, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो किसका सुझाव है? ये सुझाव है आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का सुझाव दिया है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, 139 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण है? बीएड, एमएड, बीटीसी या अभिनवन पाठ्यक्रम यानी रिफ्रेशर कोर्स। तो कौन सा हो जाएगा? तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि अभिनवन पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स जो है सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 140 नंबर है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है? बीटीसी, एचटीसी, एसटीसी या एलटी। कौन सा नहीं है? तो एलटी नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न है, 141 नंबर है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षक शिक्षा की राज्य परिषद की स्थापना का सुझाव किसने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या आचार्य राममूर्ति समिति। तो किसने दिया था? तो ये सुझाव जो था वो शिक्षा आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 142 नंबर है कि कॉम्प्रहेंसिव कॉलेजों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने, कोठारी आयोग 1964-66 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने। तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो कोठारी आयोग 1964-66 ने। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, शिक्षा आयोग 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या इनमें से कोई नहीं। तो किसने डाइट स्थापित करने का सुझाव दिया था? तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों को परिवर्तित किया जा रहा है। किसमें? शिक्षक शिक्षा कॉलेजों CTE में, SCERT में, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों यानी IASE में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसमें किया जा रहा है तो CTE में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी शिक्षक शिक्षा कॉलेजों में परिवर्तित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट का कार्य है क्या? कि माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का पूर्ण सेवा प्रशिक्षण, माध्यमिक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, प्राथमिक अनौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसे कहते हैं, तथा प्रौढ़ शिक्षा शिक्षकों का प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी। तो 145 का ऑप्शन नंबर जो है सा, यानी प्राथमिक औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन तथा प्रौढ़ शिक्षा शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का कार्य है। अगला प्रश्न है, 146 नंबर प्रश्न देखते हैं कौन सा है। वो दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई 1973 में, 1986 में, 1990 में या 1991 में। तो NCTE की स्थापना हुई थी 1973 में, इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर हाँ राइट आंसर 1973 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, यानी कि उसे कानूनी दर्जा मिला। कब मिला? 1994 में, 1993 में, 1992 में या इनमें से कोई नहीं। तो कब मिला था? तो 1993 में मिला था। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य है क्या?
प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षक शिक्षा में शोध कार्य करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों मानकों दिया है 7 नंबर की शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण या शिक्षक शिक्षा के लिए नवीन संस्थान खोलना। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य है 7 नंबर की शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करना, ये इसका कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 149 नंबर प्रश्न है कि NCTE के क्षेत्रीय मुख्यालयों की संख्या है 5, 4, 3 या 6। तो कितनी है? तो 4 है। NCTE के क्षेत्रीय मुख्यालयों की संख्या 4 है। तो ये 4 कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि ये 4 कौन कौन से NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उत्तर क्षेत्र का कार्यालय स्थापित है। कहाँ स्थापित है? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उत्तर क्षेत्र का कार्यालय स्थापित है। कहाँ स्थापित है? ऑप्शन दिए हैं कि नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या चंडीगढ़। तो कहाँ स्थापित है? तो जयपुर में स्थापित है। उत्तर क्षेत्र का कार्यालय जयपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन दिया है 151 नंबर प्रश्न है कि उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया किसने दिया? कोठारी आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, या आचार्य राममूर्ति समिति 1990 द्वारा दिया गया। इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो है उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया गया। ये 12 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर प्रश्न दिया है कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्यापन, अप्रत्यापन आदि का कार्य करने वाली संस्था है NCERT, SCERT, NCTE या UGC। कौन सी संस्था होगी? तो NCTE, यानी ऑप्शन नंबर सा NCTE राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 153 नंबर है कि शिक्षा की आधुनिक प्रणाली में किसी भी शिक्षकों उस समय शिक्षण कार्य करने की अनुमति प्रदान न की जाए जब तक उसके पास तत्संबंधी प्रमाण पत्र न हो। यह प्रस्ताव था किसका? शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 का, सैंडलर कमीशन 1919 का, भारतीय शिक्षा आयोग 1982 का, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 का। तो किसका था? तो 153 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव 1913 का ये प्रस्ताव था। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम प्रदर्शनात्मक स्कूल संबद्ध किया जाए। यह सिफारिश किसकी थी? हरटॉन्ग समिति 1929 की, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की, या जिसे द शिक्षा आयोग 19 द नंबर है शिक्षा आयोग 1964-66। तो किसकी सिफारिश थी? तो ये सिफारिश जो थी हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की ये सिफारिश थी। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 155 नंबर दिया है कि शिक्षा के प्रादेशिक कॉलेजों की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे आपके प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे। 155 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के प्रादेशिक कॉलेजों की स्थापना हुई थी जुलाई 1968 में, जुलाई 1963 में, या फिर 1964 में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो कब हुई थी? तो जुलाई 1963 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156 नंबर प्रश्न दिया है कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्थापित किए गए। देखो आपके शायद सेकंड पेपर में पूछा गया था, पहले दिन क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्थापित किए गए भोपाल, मैसूर, अजमेर, भोपाल, मैसूर, अजमेर तथा भुवनेश्वर। तो कहाँ स्थापित किए गए थे? तो भोपाल, मैसूर, अजमेर तथा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का अर्थ है क्या? कार्य क्या है इसका? कार्य दिए हैं कि ऑप्शन दिए हैं कि बहुउद्देशीय स्कूलों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, प्रसार सेवाओं के लिए प्रादेशिक केंद्रों के रूप में कार्य करना, शिक्षण की प्रचलित विधियों में सुधार करना, नवीन विधियों को खोजना तथा उनको क्रियान्वित करना, या उपयुक्त सभी। तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का कार्य क्या है? उपयुक्त सभी कार्य हैं। आ, बा और सा ये सभी कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा किसी नई बात को सीखने के लिए प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है। यह परिभाषा किसकी है? लॉर्गन, होम्स व बंडी की, बाइसन की, रीन्स की, या इनमें से किसी की नहीं।
तो प्रौढ़ शिक्षा किसी नई बात को सीखने के लिए प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है। ये लॉर्गन होम्स तथा बंडी ने कहा था, ये परिभाषा लॉर्गन होम्स और बंडी की। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम कब दिया गया? 1945, 49 में, 47 में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम 1949 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा से तात्पर्य है पूर्ण मानव की शिक्षा, यह कथन किसका है? यूनेस्को रिपोर्ट का, महात्मा गांधी का, विनोबा भावे का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो ये कथन जो है, ये कथन है हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 161 नंबर प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा का षटमुखी कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? प्रौढ़ शिक्षा का षटमुखी कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, इसमें से किसी ने भी नहीं। तो प्रौढ़ शिक्षा का षटमुखी कार्यक्रम जो है कोठारी कमीशन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 162 नंबर की भारत में प्रौढ़ शिक्षा का प्रथम प्रयास किस सन में हुआ? 1902, 1904, 1982, 1916। तो भारत में प्रौढ़ शिक्षा का प्रथम प्रयास हुआ था 1882 में। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर दिया है कि 163 नंबर प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है साक्षरता, नागरिकता का विकास, कार्यात्मक साक्षरता या स्वास्थ्य शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है कार्यात्मक साक्षरता। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 164 नंबर है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1977, 2 अक्टूबर 1979, दोस्तों 2 अक्टूबर 1978, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वो प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1970, यानी 2 अक्टूबर 1978, यानी 1978 में प्रारंभ हुआ था। क्या? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर लेना 2-3 बार, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। 165 नंबर है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कितने असाक्षरों को प्रौढ़ शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? कितने असाक्षरों को? 5 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो लगभग जो है 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ लोगों, 10 करोड़ असाक्षरों को प्रौढ़ शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों को कब लागू किया गया? 1980 में, 1985 में, 1986 में, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों को कब लागू किया गया था? तो वो 1980 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा, 1980। अगला प्रश्न देखते हैं 167 नंबर प्रश्न है कि समग्र साक्षरता अभियान TLC को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में कब स्वीकार किया गया? जनवरी 1991 में, जनवरी 1990 में, जनवरी 1992 में, या इनमें से कोई नहीं। तो कब किया गया? तो जनवरी 1990 में। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर 1990, जनवरी 1990 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 168 है कि जन शिक्षण निलयम स्थापित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा कब लिया गया? कह रहा है कि जन शिक्षण निलयम स्थापित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा कब लिया गया? 1986 में, 1989 में, 1991 में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो वो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए 1986 ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ 1986 सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब की गई? जनवरी 1990, जनवरी 1991, जनवरी 1989, या जनवरी 1992। तो कब स्थापना की गई NIAE की? तो जनवरी 1991। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 170 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का लक्षित आयु वर्ग था, यानी किस आयु वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ था? 15 से 45, या 15 से 40, या 15 से 35, या 15 से 30। तो इसमें जो ऑप्शन है 15 से 30 वर्ष, ये 15 से 30 वर्ष के लोगों के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया था। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? श्री मोरारजी देसाई ने, श्री राजीव गांधी ने, श्री नरसिम्हा राव ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो किसने किया था? श्री मोरारजी देसाई जी ने किया था। अगला है
कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस नीति या प्रतिवेदन की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में प्रारंभ किया गया? शिक्षा आयोग 1964-66 के द्वारा, या आचार्य राममूर्ति समिति 1990, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी इसकी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है 173 नंबर प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम नहीं है, कौन सा? कि अब इसमें दो क्वेश्चन मिल जाएंगे कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से कौन से कार्यक्रम संबंधित हैं, और इसमें पूछ रहा है कि नहीं है कौन सा, तो इसमें एक नहीं होगा, अब बाकी जितने होंगे वो हैं। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान देना कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से कौन से कार्यक्रम संबंधित हैं। तो इसमें दिया है नहीं है, कौन सा नहीं है? देखते हैं ऑप्शन NAEP, TLC, PLC या IMO। तो कौन सा नहीं है? तो वो IMO नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित जो है IMO ये कार्यक्रम नहीं है, और बाकी आ, बा और सा ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 174 है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री, प्रौढ़ शिक्षा निदेशक या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर आ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सही हो जाएगा। अगला है कि संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त करने वाला जिला था। संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने वाला प्रथम जिला था कौन था? भावनगर, मेरठ, एर्नाकुलम या आगरा? कौन था? तो एर्नाकुलम था। दोस्तों ये एर्नाकुलम किस राज्य में पड़ता है, ये आप लोग जो है पता कर लेंगे। एर्नाकुलम किस राज्य में पड़ता है, जो संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला जिला था। अगला प्रश्न है 176 नंबर है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता है कितनी? 52.21%, 55.73%, 41.60% या 47.45%। तो 91 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है वो कितनी थी? तो 41.60% थी। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1991 की जनगणना के आधार पर भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है कितनी? 92.21 या 64.13 या 39.29 या 25.13। तो कितनी है? तो 39.29। ये 1991 की जनगणना के आधार पर भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। दोस्तों इसमें जो है ये तो 1991 की जनगणना है, तो आपकी अभी 2021 की तो जनगणना आई नहीं है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार आप इन दोनों यानी कि क्वेश्चन 176 का आप 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है ये पता कर लेंगे, और 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो इसमें 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है भारत में, तो ये आप लोग पता कर लेंगे। तो यानी 1991 और 2011 इन दोनों जनगणनाओं की में ये दोनों चीज़ें, उत्तर प्रदेश की साक्षरता और भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, ये आप लोग याद कर लेंगे, उसको देख लेंगे, पता कर लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 178 है कि संपूर्ण साक्षरता का स्तर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा? केरल, दिल्ली, पौंडीचेरी या उत्तर प्रदेश? कौन है? तो वो है केरल। तो संपूर्ण साक्षरता का स्तर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है केरल, ये संपूर्ण साक्षरता राज्य है। अगला प्रश्न है कि समग्र साक्षरता कार्यक्रम में देश में संपूर्ण साक्षरता स्तर प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष है कितना? 2020, 2015, 2005 या 2010? तो समग्र साक्षरता कार्यक्रम में देश में संपूर्ण साक्षरता स्तर प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वर्ष 2020 यानी 2020 ये निर्धारित किया गया था। अब कितना सफल हुआ ये तो सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि समग्र साक्षरता कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ किसको? आगरा को, लखनऊ को, अलीगढ़ को या मेरठ को? तो किसको प्राप्त हुआ था? तो वो आगरा को प्राप्त हुआ था। तो आप लोग याद रखें समग्र साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार कि उत्तर प्रदेश में प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला बनने का गौरव आगरा को प्राप्त हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 181 नंबर प्रश्न दिया है कि सतत शिक्षा का उद्देश्य है, 181 नंबर दिया है कि सतत शिक्षा का उद्देश्य है क्या? व्यक्ति का समग्र विकास, आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति,
कुशल व प्रशिक्षित नागरिकों का निर्माण, सीखने संबंधी क्षमताओं का विकास। तो समग्र सतत शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? वो है कुशल व प्रशिक्षित नागरिकों का निर्माण। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय लक्ष्यों को जोड़ा गया। उनमें से 3 लक्ष्य हैं। कौन से? छोटा परिवार, औपचारिक शिक्षा व पर्यावरण संरक्षण, या पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, राष्ट्रीय शिक्षा, या अनौपचारिक शिक्षा, कृषि का विस्तार, या महिला शिक्षा, या फिर राष्ट्रीय एकता का विकास, निर्धनता को दूर करना, या छात्राओं के लिए विद्यालय खोलना। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बा, यानी पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 183 नंबर है कि सतत शिक्षा का कार्यक्रम नहीं है। सतत शिक्षा का कार्यक्रम नहीं, जनसंख्या शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो सतत शिक्षा का कार्यक्रम जो है वो विद्यालयी शिक्षा नहीं है। ऑप्शन नंबर बा, विद्यालयी शिक्षा सतत शिक्षा का कार्यक्रम नहीं है। बाकी जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा इसके कार्यक्रम के हिस्से हैं। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 3 या 4 प्रकार की विभिन्न व्यावसायिक फर्मों में व्यावहारिक कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह सिफारिश किसकी है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की, मुदालियर आयोग की, शिक्षा आयोग की, या इनमें से किसी की नहीं। तो वो जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की ये सिफारिश है। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 185 नंबर प्रश्न है कि उद्योगों पर शिक्षा कर लगाया जाना चाहिए और इससे प्राप्त धनराशि को प्राविधिक शिक्षा के विस्तार पर व्यय किया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद ने। तो किसने दिया था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये सुझाव दिया था। 185 का ऑप्शन नंबर आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 186 नंबर है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए। यह किसका सुझाव था? शिक्षा आयोग 1964-66, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, या इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए, ये सुझाव जो दिया था वो शिक्षा आयोग 1964-66 ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 187 नंबर प्रश्न दिया है कि अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1944 में, 1945 में, 1947 में या 1948 में। तो कब हुई थी अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना? तो वो हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर 1945 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, नहीं कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ कब? 1986 में, 1987 में, 1989 में, या उनमें से किसी में भी नहीं। तो वो प्राप्त हुआ था संवैधानिक दर्जा 1987 में। तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद का कार्य है कौन सा? तकनीकी शिक्षा की नई संस्थाओं की स्थापना को प्रभावी रूप से विनियमित करना, या चयनात्मक आधार पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत तकनीकी संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्तर प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करना, या फिर विश्वविद्यालयों में प्रबंध शिक्षा के विभागों की स्थापना करना, या आ व बा दोनों। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आ व बा दोनों। आ ये और बा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 190 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता थी श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, या श्रीमती हंसा मेहता। तो कौन थी राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता? वो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। तो आप लोग ये नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी कब? 1964 में, 1958 में, 1959 में, या 1970 में। तो कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बा 1958 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 192 नंबर की राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई? देशमुख समिति की, हंसा मेहता समिति की सिफारिश पर, या 1968 की शिक्षा नीति के सुझाव पर, या फिर इनमें से किसी इनमें से कोई नहीं है। तो 192 का ऑप्शन नंबर जो दिया है वो दिया है कि यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, देशमुख समिति की सिफारिश पर जो है NCWE की स्थापना की सिफारिश हुई थी। अगला प्रश्न है 193 नंबर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय महिला
शिक्षा परिषद की स्थापना हुई कब हुई? 1962 में, 1963 में, 1964 में, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर सा 1964 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अगला है कि हंसा मेहता समिति की स्थापना हुई थी कब? 1963 में, 1962 में, 1964 में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो हंसा मेहता समिति की स्थापना हुई थी 1962 में। ऑप्शन नंबर बा 1962 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 195 नंबर प्रश्न दिया है कि छात्राओं को व्यावसायिक प्रबंध एवं प्रशासन यानी BMA की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, यह सिफारिश किसकी थी? हंसा मेहता समिति की, कोठारी कमीशन की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी सिफारिश थी? वो कोठारी कमीशन की सिफारिश थी। ऑप्शन नंबर बा कि छात्राओं को व्यावसायिक प्रबंध एवं प्रशासन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 196। 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में छात्राओं के लिए पृथक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं, यह सुझाव किसका था? आचार्य राममूर्ति समिति का, हंसा मेहता समिति का, कोठारी आयोग का, इनमें से किसी का नहीं। तो ये सुझाव जो था आचार्य राममूर्ति समिति का ये सुझाव था कि 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में छात्राओं के लिए पृथक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। आचार्य राममूर्ति समिति का ये सुझाव था। अगला प्रश्न है 197 नंबर की अधिक जनसंख्या गरीबी को आमंत्रित करती है और गरीबी प्रदूषण को जन्म देती है, यह कथन किसका है? सुश्री उमा भारती का, श्रीमती इंदिरा गांधी का, श्रीमती सोनिया गांधी का, या श्रीमती मेनका गांधी का? तो ये किसका कथन है? जो श्रीमती इंदिरा गांधी का कथन है कि अधिक जनसंख्या गरीबी को आमंत्रित करती है और गरीबी प्रदूषण को जन्म देती है, इंदिरा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 198 प्रश्न नंबर दिया है कि पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरणीय संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का एक ढंग है, यह परिभाषा किसने दी? तो चैपमैन टेलर ने, फिनिश नेशनल कमीशन ने, श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने, इनमें से कोई नहीं। तो 198 का जो ऑप्शन नंबर जो दिया है वो दिया है बा फिनिश नेशनल कमीशन ने ये परिभाषा दी थी कि पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरणीय संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का एक ढंग है, फिनिश नेशनल कमीशन। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं कौन सी? कक्षा वाद विवाद, क्षेत्रीय पर्यटन, आ व बा दोनों, सूचना प्रौद्योगिकी। तो कौन पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां कौन सी हैं? तो वो हैं आ व बा दोनों, जिनमें कक्षा वाद विवाद और क्षेत्रीय पर्यटन सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अर्थ है क्या है? कि वायुमंडल, समस्त भौतिक तत्व, समस्त भौतिक व अभौतिक तत्व, या समस्त अजैविक तत्व। तो पर्यावरण का जो अर्थ क्या है वो है समस्त भौतिक व अभौतिक तत्व। ये 100 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हमने क्या किया, 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, यानी कि टोटल हमारे 200 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसके बाद भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे, यानी कि जो 300 प्रश्नों की श्रृंखला है उसका जो थर्ड पार्ट इसके बाद आने वाला है। तो आप लोग लगातार चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देंगे, आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बना देंगे। तो हमें जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।